बोलिए बोलिए। हाँ जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि विषय जो गंभीर है वो है आरक्षण के अंदर आरक्षण। कोटे के अंदर जो कोटा है हरियाणा के अंदर लागू हो गया है, ये पूरे समस्त भारत में लागू हो सकता है। इसका तोड़ क्या है हम लोगों के पास? क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर लागू करना या सब क्लासिफिकेशन जो है, ये हम्म। सबसे जहर है हमारे समाज के लिए। उसका तोड़ क्या, हम लोग कैसे मतलब इसके लिए यूनाइट हो जाएं, और जो मनुवादी और फांसीवादी जो ताकतें हैं, जो पूंजीवादी के कंधों पर सवार होकर राजनीतिक परिवर्तन कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में एक सांप की तरह हमारे हक अधिकारों को उगल रहे हैं। तो इस मसले को बड़ा समझने की जरूरत है कि सब क्लासिफिकेशन हमारे लिए अब सबसे क्या, खतरा है। थोड़ा रिसीव करूंगा, वीडियो सबसे ऑन खतरा करेंगे है। आपका? वीडियो ऑन करें आपका? कोई बात नहीं, मानिए, आप बैठे रहिए। तो इतना दुखदायक बात यह है कि अब कल परसों पूरे का टोटल आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, हमारा जो प्रतिनिधित्व वो फिर लड़ेगा कौन? फिर हम कहेंगे बी क्लास वाले लड़ेंगे, सी क्लास वाले लड़े, ए क्लास वाले लड़े, तो लड़े कौन? मसला ये है कि पहले ही जो हमारे लोगों की ए क्लास जो क्रीम है, जिसमें मैजिस्ट्रेट हैं या आईएएस अफसर हैं, आईपीएस हैं, या सचिवालय केंद्रीय सचिवालय, वो इसको देखकर तैयार ही नहीं है। वो तो पहले से इस चीज की सूद नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप को एक अलग से उन्होंने क्लास बना ली है। और रिजर्वेशन तो वो अपना प्रतिनिधित्व पूरा ले रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए लड़ नहीं रहे हैं। हमारे 130 से भी ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, कोई बात नहीं करता है। हम पिछले 15-20 साल से चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन बात नहीं बन रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग आखिरी कील जो है वो ठोक ली है रिजर्वेशन के ऊपर, और उसका है ये कि सब क्लासिफिकेशन और आर्थिक आधार पर इसका बंटवारा करना, ताकि जातियां आपस में लड़ें। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, 7 जजों की जजमेंट है, 565 पेज की ये जजमेंट है, ये सीधा ही सीधा समाज में गहराई और खाई पैदा कर रहा है, तोड़ रहा हम लोगों को। तो एस सी एस टी का, एक बात कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में खत्म करूंगा बात अपनी। एस सी एस टी जो है एक बहुत सारी जातियों का समूह तो है, उसी में हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नौकरियों में, और अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम दे रहे हैं। तो रिजर्वेशन तो उसी को मिलेगा ना जो उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा या उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका होगा। कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी समुदाय अगर स्कूल नहीं जाता है तो उसको कभी भी नौकरियों का, सरकारी नौकरी का फायदा नहीं मिल सकता। क्योंकि कोई भी सरकारी जब नौकरी निकलती है उसके आगे उसकी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये मनुवादी और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उनकी एक सोची समझी चाल है, कोटे के अंदर कोटे को मतलब एक किस्म का झगड़ा पैदा करना है। अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट था, हम तो चाह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन भी गई थी लेकिन फिर भी वहां पर नहीं हुआ। लेकिन इनके जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा के अंदर तो शेड्यूल कास्टों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और वहां हैं भी हमारे भंगी भाई भतीजे, तो उनको तो पूरा कोटा उनका मिला हुआ है। फिर वो क्या चाहते हैं? उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो उनको गुमराह कर रही हैं? उनका धार्मिककरण करके, राजनीतिकरण करके, ब्राह्मणीकरण करके अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे लोगों की वहां तो रिप्रेजेंटेशन का वो आंकड़े भी कम हैं, लेकिन उतनी सारी 1-1.5% उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिली है वहां पर। तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। अब कहीं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हरियाणा के अंदर ही हैं, उनको अगर दबाव बनाया जाए तो कहीं पार्लियामेंट में अगर बिल लगे और इसको सरे से ही खारिज किया जाए या 9वीं सूची में डाला जाए तो ये ठीक है, वरना आगे जाकर जब सरकारी नौकरियां ही नहीं तो आरक्षण देकर आप आरक्षण के अंदर आरक्षण क्या साबित करना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती है कि भाई तुम जातियां ही खत्म कर लो, उसके लिए कोई पहल नहीं करता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहल नहीं कर रही है। तो आरक्षण को स्थापित करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि जातियों को समाप्त करके सामाजिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। सामाजिक भाईचारा होना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए, नहीं चाहिए हमको आरक्षण। अब जाति आधारित जनगणना करा लीजिए, शासन प्रशासन जिसे पंच से लेकर पार्लियामेंट तक दे दीजिए, फिर एक चपरासी से आईएएस अफसर तक दे दीजिए ना आप उन लोगों को जिनकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी को सुनिश्चित, फिर आदमी खूब कंपटीशन करेगा। अब जिसके पास चने ही नहीं है,
दांत ही नहीं है तो चने खाएगा, कैसे खाएगा? अब हमारे लोग जय थोड़े जी। से सक्षम सक्षम क्या हो गए हैं, वो कंपटीशन क्या कर रहे हैं, तो उनको कभी मेरिट के बेस पर कभी करके बाहर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। सर जी जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने कहा है ना, ये जाति खत्म करने में हम लोग पीछे नहीं। मैंने उस मुद्दे को टच किया, बात की, और बात ये है कि ये सब दो तरह के आंदोलन देखिए आप। राजनेताओं के कारण आपका पंजाब और हरियाणा के अंदर जो ये कैटेगराइजेशन हुआ, वो राजनेताओं के अंदर हुआ, मतलब असेंबली के अंदर हुआ। सड़कों पे कोई आंदोलन नहीं था। लेकिन आंध्रा के अंदर जो कैटेगराइजेशन हुआ, वो लोगों ने किया, वहां उन्होंने आंदोलन किया। तो या तो हमारे लोग सड़कों पे आंदोलन करें, या हमारे लोग जो असेंबली है वहां पर जाकर के अपना हित का जो कानून पारित कराए। और ये आपका इससे पहले क्यों नहीं हुआ भाई? 1950 से रिजर्वेशन लागू होने के समय से ही लोग तो विरोध कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू वगैरह आपको पता है कि वे उन लोगों ने सर्कुलर निकाले, दूसरा क्या, क्यों नहीं हुआ? लेकिन वहां पर जगजीवन राम जी जैसे दबंग नेता थे, उन्होंने नहीं आने दिया। 1962 जी के अंदर संसदीय समिति बनी, संसदीय गौतम सर, समिति ने रिकमेंडेशन करी, और गौतम उसके सर बाद कंसल लोकुर कमेटी बनी। तो सर माजरत, समय काफी हमारे हो गया है आदमी होने चाहिए, है नहीं? सर। रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर आपसे पूरा सेशन लेंगे और डिटेल से, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आरक्षण था क्या। और एक बोलिए एक सर। मीटिंग जो है वो प्रोफेसर ताराराम गौतम जी को देंगे हम। फिर एक बच्चे को बोलेंगे, एक मीटिंग देंगे राय साहब को, जगदीप सिंह राय जी को एक मीटिंग देंगे। आवाज नहीं आ रही। अरे भाई, जो मैं फाइनल बात कर रहा हूँ, टाइम एक बात गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। हाँ, सुना ही सर। बस ये है कि आप एक दो मीटिंग और लगाइए, और जनवरी में जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, और हम अगर 5-10 दिन भी हमारे पे छुट्टियां होती हैं, दिल्ली में बैठेंगे, कुछ सांसदों से मिलेंगे, कुछ पार्लियामेंटेरियन से डिस्कस करेंगे, कुछ एडवोकेट से डिस्कस करेंगे, और पार्लियामेंट में इस आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे। आपका हरियाणा से भी सांसद है, कुमारी शैलजा जी भी हैं, इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं। ये स्ट्रेटजी बनाओ आप। हमको जूम मीटिंग में हमको कुछ नहीं निकलेगा घर पे बैठे भाषण देने से। सर सर राय साहब मेरी बात सुनिएगा। 200 बंदे को मैंने मैसेज किए, आज 200 बंदे को मेरा मैसेज गया केले का, और 35 से 40 बंदों से मैंने फोन पे बात की है। लोग मीटिंग में नहीं आते, क्या करेंगे हम? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप क्या सोचते हैं, ये लंगड़ा लुल्ला समाज है, ये कहीं निकलने वाला? यही बस जो 35-40 बंदे जिनको समझ आ गई है, वही निकलेंगे। काम करने वाला एक दो ही है बस। अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है। हरियाणा के अंदर लागू हुआ है, ये पूरे देश में लागू हो सकता है, और भाजपा शासित राज्यों में होगा ही होगा। आप देखते रहना इनका एजेंडा क्या है। इसलिए इस पर आवाज उठानी जरूरी है। एक बार असेंबली में या पार्लियामेंट में ये उठना जरूरी है। और इतनी बुरी हालत है हरियाणा के अंदर, और फिर भी उन लोगों ने वहीं पर उनको ही वोट दिया है। क्यों इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? वहां के जो ऊपर वाले उनके लीडर जो हैं वाल्मीकि समाज के, उनको बात तो करें। उसका असर पूरे भारत में पड़ रहा है। हमारी जम्मू कश्मीर में इस वक्त मैं एक बरादरी से हूँ, हमारी रिप्रेजेंटेशन, हम नहीं कहते मैं रामदास जी ने खा लिया। अरे भैया, हम कास्टिज्म के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय रोटी को तो वजह देने की कोशिश, हम भी उठेंगे नहीं भाई उन्होंने खा लिया, वो हमें अरे लिए कहेंगे। ये गलत बात है। कल परसों तो इसका फायदा हो जाएगा, और ये नॉन सूटेबल में चला जाएगा, NAF में चला जाएगा, नॉन सूटेबल फंड में चला जा रहा है। यही कर रहे हैं। 9,65,000 पद जो है इस वक्त खाली हैं पूरे भारत के अंदर सेंट्रल नौकरियों में। तो अगर ऊपर के लोग जो सक्षम लोग खा गए, तो फिर ये पद कैसे खाली है? अगर MLA एक रिजर्व सीट से बन जाता है, तो वो क्रीमी लेयर भी लग गई उसके